हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपके लेकर आए नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा वाटर रिलेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसके अंडर में आपका जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोटेंशियल, उसको हम आज पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ हम इम्बाइबिशन वाला जो टॉपिक है उसको भी कवर करने वाले हैं आज ही। तो बने रहेगा हमारे साथ में। पीछे वाली वीडियोज आपने देख ली होंगी और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। कंटिन्यू रहिएगा, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इनको कवर करते रहेगा। ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। दो तीन चार दो क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाते हैं प्लांट वाटर रिलेशन वाले चैप्टर से, और प्लांट फिजियोलॉजी से लगभग 8-10 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो हम पहले प्लांट फिजियो कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है बाकी के यूनिट्स को देखेंगे। इसमें हम आपका आज का टॉपिक कवर कराने वाले हैं जो कि आपका वाटर पोटेंशियल और आपका है इम्बाइबिशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को। आइए देखिए जी भाई, यहाँ पर हेडिंग लगा है वाटर पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा अपने दिमाग में कि वाटर पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, वाटर पोटेंशियल को यहाँ पर आप फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आप देख सकते हो कि भाई पानी जो है आपका, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी शक्ति है। शक्ति मीन्स टू से दैट, अगर मैं आपको ये कहूँ कि वाटर पोटेंशियल मतलब शक्ति, तो उसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि देखिए वाटर जो है आपका, मान लीजिए फ्रेश वाटर है आपका, और जो है जिसमें सॉल्वेंट बहुत, सॉल्यूट जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम है, और वो बह रहा है। मान लो नदी है या फिर कोई आपने ग्लास में पानी भरा और ग्लास का भरा हुआ पानी आपने नीचे डाल दिया, तो वो ना आराम से चल रहा होता है। ठीक है, काफ़ी दूर तक जा रहा होता है, क्योंकि जो वाटर है उसका पोटेंशियल जितना भी होता है, जो भी उसके अंदर फ्री एनर्जी है, उसकी वजह से वो मूव कर रहा होता है। अभी आप सोचिए कि आपने धीरे धीरे क्या किया है। मान लीजिए उसमें आपने शुगर ऐड कर दी, और हमने उसको शुगर ऐड करके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया। अब आप उसको डाल रहे हो, तो क्या उसका पोटेंशियल वही रहेगा? क्या वो उसी स्पीड से चलता रहेगा? तो नहीं, शायद से नहीं, क्योंकि यार अब क्या हो गया, उसमें कुछ हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया है। तो आप ऐसा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपका बिना सॉल्यूट का वाटर होता है, दैट हैव दैट मच फ्री एनर्जी एज कंपेयर टू दैट वन दैट इज ए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में जो आपका वाटर होता है, प्योर वाटर है, उसके अंदर फ्री एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके कारण वाटर जो है ज़्यादा दूर तक जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसी कॉन्सेप्ट को लगा करके ये पढ़ेंगे कि भी प्लांट के अंदर पानी जो है अकॉर्डिंग टू द वाटर पोटेंशियल किधर से किधर मूव करता है, उसके लिए क्या क्या जो है कंडीशंस होती हैं, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो आपका वाटर पोटेंशियल है ये किसने दिया था। आपका आंसर है स्लेटर एंड टेलर। इन्होंने आपका वाटर पोटेंशियल नाम की जो टर्म है इसको बताया था। ठीक है, जैसे आपने डीपीडी पढ़ा हुआ था ना पहले, तो आप ऐसा समझिए कि डीपीडी जो था वही वाटर पोटेंशियल है आज की तारीख में ना। पहले जो डीपीडी था, जो पानी खींचने की क्षमता थी ना, डीपीडी सक्शन प्रेशर, उसी को आप वाटर पोटेंशियल के साथ रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ लिखा है रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक वर्ड साई एंड इट्स मेजरमेंट यूनिट इज पास्कल। तो एक सवाल तो आपके पेपर में ये आता है कि भाई आप वाटर पोटेंशियल को किससे नापते होते हो। आपका आंसर होता है पास्कल और बार, इससे आप उसे नापते होते हो। लिखा है बेस्ड ऑन द गिब्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा जी होती है उस पर ये बेस्ड होता है, मतलब कि गिब्स फ्री एनर्जी पर बेस्ड है कि भाई पोटेंशियल कितना है या एनर्जी कितनी है। सीधी सीधी बात यही है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगा हुआ दिखेगा, शाई डब्ल्यू शाई एस प्लस शाई पी। आप ऐसा आप यहाँ कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका रूट की इपिडर्मिस है और ये आपका रूट हेयर है, ये ठीक है, ये रूट हेयर है। आपको पता है कि रूट हेयर जो होता है वो आपका इपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है, सीधा सीधा, और कुछ नहीं होता। फिर आप इसके रूट हेयर के पीछे जाओगे, यहाँ पर आपको मान लो कोर्टेक्स की सेल्स मिलने वाली हैं। ये इसके पीछे आपको कोर्टिकल सेल्स मिलेंगी कुछ। ठीक है, ये, और पीछे भी इसके एंडोडर्मिस होगी मान लो यहाँ पर। तो इसकी शेप ऐसी नहीं होती, पर ठीक है समझ लो ऐसी होगी। तो ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के आगे आपका यहाँ पेरिसाइकिल होगा, और पेरिसाइकिल के बाद आपकी यहाँ पर जाइलम होने वाली है ये। ठीक है, तो भाई पानी जो होता है भाई आपका, मान लो यहाँ से जा रहा होता है, यहाँ से आया, मान लीजिए रूट हेयर में आ गया। तो पहली बात तो आप यही जान लीजिए कि रूट हेयर में पानी कैसे आता है। रूट हेयर में पानी आपका ऐसे आता है कि रूट हेयर के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं यहाँ पर, यहाँ सॉल्यूट थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द सॉयल। सॉयल में आपका सॉल्यूट कम होता है, यानी सॉयल में आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहता है और अंदर जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है। या फिर आप ऐसे समझे कि यहाँ पर आपका वो डीपीडी जो है वो हाई होता है, वो पानी जो है वो लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जा रहा होता है। ये हमने पहले समझ लिया है। ठीक है, लो डीपीडी टू सॉयल टू अंदर, ठीक है, यानी रूट हेयर में। और अगर आपको ये पूछे कोई भाई सॉयल के अंदर जो है, जो आपका रूट हेयर है उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा कहाँ से आया है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि एटीपी का खर्चा हुआ है, और यहाँ पर चैनल्स होते हैं जो कि आपके एनर्जी कंज्यूमिंग चैनल्स होते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बाद आपका जो सॉल्यूट है वो आपका रूट हेयर के अंदर गया है। ठीक है, अब आपका पानी जो है यहाँ से यहाँ जा रहा होता है। भाई मान लीजिए पानी आपका यहाँ पे आया हुआ, ठीक है,
इस पॉइंट पे, यहाँ पे आ गया होगा पानी आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से पानी जो है आपका आगे जा रहा है सेल टू सेल, मान लो सेल टू सेल जा रहा है, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, तीसरी सेल से चौथी सेल, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि भाई पहले वाली सेल जो थी, ये वाली सेल, इस सेल के अंदर जब पानी आया होगा तो इसका टर्जर प्रेशर बढ़ गया होगा, ठीक है। जब इसका टीपी हाई हो गया होगा तो ये अगले वाली सेल को, जिसका टीपी लो होगा, इसका टीपी लो होगा, उसको पानी देगी, फिर ये अगले वाली सेल को पानी देगी। यानी फाइनली हो क्या रहा है कि जहाँ हाई टीपी है वहाँ से लो टीपी जा रहा है, और जहाँ लो टीपी है वहाँ डीपीडी हाई है, जहाँ पर लो टीपी है वहाँ डीपीडी हाई है, यानी सक्शन प्रेशर हाई है, और पानी जो है आपका उधर खींचता हुआ जा रहा है। यानी एक बात तो ये हुई कि वाटर का जो पोटेंशियल होता है, जिसके कारण वाटर जो है एक सेल से दूसरी सेल में मूव कर रहा होता है, उसमें एक पॉजिटिव प्रेशर ऐड हो गया है, जो कि है टर्जर प्रेशर। एक पॉजिटिव प्रेशर पीछे से लग रहा है, जिसे हम कहते हैं टर्जर प्रेशर, जिसके कारण वो आगे जा रहा होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, टीपी लग रहा है, टीपी एक पॉजिटिव प्रेशर है जो कि क्या कर रहा है, उसको पॉजिटिविटी दे रहा है। आप ऐसा समझो कि भी जो वाटर का पोटेंशियल है उसमें एक पॉजिटिविटी दे रहा है, जिससे कि पानी जो है फिर आपका आगे की तरफ सेल टू सेल मूव कर रहा है, ठीक है। फाइनली मान लो पानी चलता चलता आपका जाइलम जाएगा, जाइलम से ऊपर की तरफ जाएगा, जाइलम कॉलम में जाएगा, ठीक है ना, स्टेम वाली जाइलम में जाएगा, और जाता रहेगा थोड़ी दूर तक। अब देखिए भैया, ऐसा होगा कि जब पानी जो है आपका सेल टू सेल जा रहा होता है, तो उसमें एक खास चीज़ रहती है, वो ये है कि हर एक सेल जो है, क्योंकि वैक्यूलर मूवमेंट भी रह सकता है, ठीक है, नॉन वैक्यूलर मूवमेंट भी रह सकता है, तो हर एक सेल से आपका सॉल्यूट उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए हर सेल से थोड़ा थोड़ा सॉल्यूट उसमें ऐड हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड होता है, तो उसका वाटर का जो सॉल्यूट पोटेंशियल होता है ना, वो आपका बढ़ रहा होता है। बढ़ रहा मतलब कि सॉल्यूट पोटेंशियल की वजह से आपका वहाँ पर निगेटिविटी आ रही होती है, ठीक है, निगेटिविटी। ध्यान रखना, जैसे आप सॉल्यूट ऐड करोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, माइनस ऐड कर रहे हो, किसके अंदर, वाटर के अंदर। माइनस मतलब उसके पोटेंशियल को आप धीरे धीरे कम कर रहे हो, तो आपका पानी जो है वो जाता रहेगा आगे, किसकी वजह से, टीपी की वजह से। लेकिन धीरे धीरे जो उसमें सॉल्यूट ऐड होगा वो आपका उसको क्या देगा, निगेटिविटी देता रहेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट पर जाकर के प्लांट में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जाकर के वाटर पहुंचना आपका बंद हो जाएगा, मतलब वो वहां पर पहुंच करके रुक जाएगा। अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि या तो पीछे से कोई धक्का लगाए या ऊपर से कोई खींच ले। ये वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्लांट के अंदर वाटर के मूवमेंट के लिए यहाँ दो चीज़ें आवश्यक हो रही हैं, मतलब दो चीज़ें जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर के मूवमेंट के लिए। एक तो सेल का टीपी कितना है, वो उसको आगे धकेलता है, और एक सॉल्यूट कितना है जो उसको रोकता है, जो उसकी फ्री एनर्जी को कम करता है। वाटर के जो स्पेस है उसको, बीच का जो मॉलिक्यूल्स के, उसको भर देता है, जिससे कि उसकी फ्री एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ वाटर पोटेंशियल दो पॉइंट पर निर्भर करता है। एक तो होता है आपका सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसको आप कहते हो साई एस, एक आपका है साई पी, जिसको आप कहते हो प्रेशर पोटेंशियल। तो भाई ध्यान समझने की बात जो थी वो ये थी कि जो आपका साई एस है ये तो है सॉल्यूट पोटेंशियल, और जो साई पी है ये वही टर्जर प्रेशर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। टीपी को ही आप साई पी कहते हैं। टीपी यानी टर्जर प्रेशर ही आपका प्रेशर पोटेंशियल है, जो कि पॉजिटिविटी देता है। अब यहाँ पूरा जो वाटर का पोटेंशियल है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा होता है, एक तो उसके अंदर सॉल्यूट कितना है, एक सेल का टीपी कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या निकल के आता है, साई पी प्लस साई एस। साई एस क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल है, लाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, रिप्रेजेंट इन ऑलवेज निगेटिव वैल्यू। तो भैया साई एस आपका कैसा होता है, निगेटिव होता है सॉल्यूट का पोटेंशियल। फिर लिखा है प्रेशर पोटेंशियल लाइक टीपी, रिप्रेजेंट और यूजुअली एज पॉजिटिव। तो बस ये ध्यान रखने की बात है कि साई पी जो है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, और पानी जो है सेल टू सेल जा रहा होता है। लेकिन एक पॉइंट पे जाकर के वाटर पोटेंशियल इतना ज़्यादा, मतलब वाटर पोटेंशियल इतना ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, इतना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड हो जाएगा, जिसके कारण प्रॉब्लम ये होगी कि अब वो वहाँ तक तो पहुँच गया है जहाँ तक गया होगा, उसके बाद वो पानी ऊपर नहीं जा रहा होता है, ठीक है। अब ध्यान रखने की बात ये है, आगे हम पढ़ेंगे भी, जो साई पी है, जो टीपी जो मैंने बताया आपको, जो पीछे से लग रहा है सेल टू सेल, वही आपका रूट प्रेशर है। वही क्या है आपका, रूट प्रेशर है। तो ये रूट प्रेशर पानी ऊपर चढ़ाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल उसको कम कर रहा होता है, मतलब फ्री एनर्जी को। तो इसी पर आपका पूरा वाटर का पोटेंशियल डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक बात निकल करके आती है कि अगर पानी जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर प्लांट में चढ़ रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ, मतलब इस पोजीशन पर आपका निगेटिव लेस रहेगा और ऊपर जाकर के आपका मोर निगेटिव वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। तभी पानी आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा निगेटिव होगा वहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होगा, और जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा निगेटिव वाटर पोटेंशियल होगा, और जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा होता है वहाँ डीपीडी आपका हाई होता है, वहाँ ओपी आपका हाई होता है, ठीक है ना, वहाँ टीपी आपका लो होता है। तो पानी फिर आपका यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये अप टू
लिमिटेड हाइट ही जाएगा, इसके बाद इसको चढ़ाने के लिए प्लांट में दूसरी तरह के मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। तो एक बार यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि टर्जिड सेल है आपकी, टर्जिड सेल का शाई डब्ल्यू कैसा होगा, शाई एस निगेटिव है, शाई पी 10 है, यानी टर्जिड सेल तो पूरी भरी हुई होगी, उसमें अब और पानी नहीं आ सकता, तो भाई यहाँ आपका शाई डब्ल्यू हो जाएगा 0। अब इसको समझ लो, जो टर्जिड सेल है उसका शाई डब्ल्यू कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ देखने की बात ये है कि हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल जो होता है वो 0 ही होता है। मतलब अगर किसी सेल में जाओगे तो आप अगर मान लो वहाँ टीपी नहीं है तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, -10। धीरे धीरे उसमें पानी आएगा, टीपी बढ़ेगा, टीपी बढ़ने से आपका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब वाटर पोटेंशियल आपका 0 हो जाता है तो मतलब वो हाईएस्ट होता है, पॉजिटिव में वाटर पोटेंशियल नहीं जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल आपका नहीं जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखने की होगी, क्योंकि अगर आप कॉमन भी समझोगे तो कॉमन ऐसा है कि अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया है और उस सॉल्यूशन में फ्री सॉल्यूशन है, सेल के अंदर नहीं है, मतलब किसी टब में यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है, तो अगर आपसे पूछेंगे इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या है, तो वो जितना भी सॉल्यूट होगा उस पर डिपेंड करेगा, जितना भी होगा निगेटिव होगा। और अगर आप इसमें से सॉल्यूट हटा देते हो पूरी तरह से तो आपका वाटर पोटेंशियल जो है वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, सॉल्यूट हटाने से। तो 0 से ज़्यादा तो मतलब हो नहीं सकता है, क्योंकि आपने अब निगेटिविटी इसकी सारी हटा दी। अब इसका वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, 0। तो या तो प्योर सॉल्यूशन हो, प्योर सॉल्यूशन, प्योर वाटर, मतलब सॉरी सॉल्यूशन कह रहा हूँ, वाटर जहाँ पर आपका कोई सॉल्यूट ना हो, तो वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि वाटर का पोटेंशियल 0 है, और 0 इज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आपकी सेल है फ्लैसिड, फ्लैसिड में देखो आपका टीपी 0 होता है, तो फ्लैसिड सेल में आप कह सकते हो कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना हाई निगेटिव आपका वाटर पोटेंशियल होगा। ये आप किसके लिए बोलोगे, फ्लैसिड सेल के लिए बोलोगे। फिर लिखा है प्लाज्मोलाइज सेल, यहाँ पे आपको देखना है प्लाज्मोलाइज में आपको पता है टीपी कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव टीपी होगा तो भैया आपका जो वाटर पोटेंशियल और ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ऐड करनी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सॉल्यूशन द सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू द वाटर पोटेंशियल। अगर आप जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो हमेशा आपका वाटर पोटेंशियल के इक्वल होगा, यानी फ्लैसिड सेल में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी टब में, किसी ग्लास में, किसी कटोरी में अगर आप इसका वाटर पोटेंशियल देखोगे तो आपका कितना होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल ही होगा, क्योंकि वहाँ पर टीपी नहीं होता, ठीक है ना। शाई डब्ल्यू इक्वल टू शाई एस होगा। एक पॉइंट ये है कि एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर शाई डब्ल्यू और डीपी ऑफ प्योर वाटर इज टेकन टू बी 0, ये हाईएस्ट है वैन इट इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर, ठीक है ना। तो ये जब किसी प्रेशर के अंडर में नहीं होता तो उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर आपका जो शाई डब्ल्यू है वाटर प्रेशर है, तो वो आपका कितना होगा, 0 होगा। 0 इज़ द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल, ये मैं बात आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन एक नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा वाटर पोटेंशियल था वैसा सा ही इम्बाइबिशन है, मतलब वैसा सा रिलेटेड बात है, डिफ्यूजन से भी रिलेट करता है ये, ठीक है, एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है इम्बाइबिशन। इसमें आपको एक बात समझनी है, जो मेन बात इसमें ये है कि यहाँ पर पानी जो है वो खींचा जाता है, खींचा जाता मतलब डीपीडी आप समझ लीजिए, जैसे जिस तरह से डीपीडी खींचता है पानी को, इसी तरह से यहाँ पर आपके जो सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो, या फिर आपका कोई कोलोइडल मेटल है वो, या फिर आपका जो हाइड्रोफिलिक जो चार्ज वाला कोई पार्टिकल है वो, जैसे कि आपके दरवाजे जो होते हैं वो आपके वाटर को खींच लेते हैं और मोटे हो जाते हैं, आपको पता होगा ये बात। तो इसका प्रयोग पहले के ज़माने में लोग जो रॉक्स हैं उनको तोड़ने के लिए करते थे, ठीक है। होता ये था कि भाई पानी जो है वो आपकी जो चार्ज सरफेस है वो वाटर को चार्ज की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेती थी, एब्जॉर्ब कर लेती थी। उसके बाद आपका जो है इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता था जिसको कहते हैं इम्बाइबेशन प्रेशर, वो प्रेशर फिर आपका जो है तोड़ने के काम आता था रॉक्स वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि एनर्जी जो है वो एक तरह की एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो भैया ऐसा है कि ज़्यादा कुछ तो इसमें समझने का है नहीं, तो इसमें मेन बात यही थी कि भाई आपका जो सॉल्वेंट होता है, जो वाटर होता है, उसको आपका जो सब्सटेंस होते हैं दैट इज़ द कोलोइडल सब्सटेंस, लाइक कोलोइडल सब्सटेंस और एनी हाइड्रोफिलिक मॉइटी और इम्बाइबेंट आप इसको बोलते हो, ठीक है, जो खींचता है दैट इज़ इम्बाइबेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपका एड्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ये पकड़ लेता है, मतलब आप निचोड़ नहीं सकते इसको, ऐसी सी बात होती है इसकी, ठीक है। सीड जर्मिनेशन का ये पहला स्टेप होता है, अगर आप सीड को ज़मीन में डालते हो तो वहाँ पर पहला स्टेप जो है वो आपका वाटर एड्जॉर्प्शन है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जिब्रेलिन विब्रेलिन का फंक्शन बाद में आता है, ठीक है।
तो एक तो ये सवाल आता है यहाँ से बस। दूसरा सवाल आपको ये वाला बहुत ज़्यादा मिलता है कि भाई ये 4 चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कौन ज़्यादा हाई इम्बाइबेंट है। तो अगर अगर जो होता है आपका ये हाइड्रोकोलाइडल सब्सटेंस है आपका एक तरह से, जो कि आपका वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो ये सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है, इम्बाइबेंट होता है। उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च लाइक, उसके बाद सेल्यूलोज, ठीक है ना। तो ये सीरीज है आपकी, बहुत ज़्यादा बार ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि कौन सा ज़्यादा इम्बाइबेंट होगा। फिर यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि सवाल हैं, बस सीधे सीधे सवाल के फॉर्म में पेपर में आते हैं। यहाँ लिखा है कि व्हेन इम्बाइबिड इज इम्बाइब्ड बाय इम्बाइबेंट कॉल्ड इम्बाइबेशन, एंड व्हेन कोलॉइड इन इम्बाइबेंट अट्रैक्ट द सॉल्वेंट ड्यू टू द हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी बट फॉर्म नॉन कोलोइडल सॉल्यूशन कॉल्ड इम्बाइबेशन। सॉल्यूशन जो बनता है वो नॉन कोलोइडल बनता है, उसको हम कहते हैं इम्बाइबेशन। यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से मतलब जो आपका इम्बाइबेशन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको कहते हैं इम्बाइबेशन प्रेशर। वो इम्बाइबेशन प्रेशर आपका जो है सीडलिंग को, जैसे कि सीडलिंग जो है ज़मीन से निकल जाती है बाहर, सीडलिंग कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर इम्बाइबेशन प्रेशर, उसकी वजह से वो बाहर निकलती है। एंड एनर्जी इज रिलीज एज अ हीट कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ वेटिंग। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिनन इन विच वाटर इज एड्जॉर्ब, आप इसका ध्यान रखना, बहुत बार बोल रहा हूँ एड्जॉर्ब, एंड ऑन सरफेस एड्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सीड जर्मिनेशन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सीड जर्मिनेशन में आपका पहला स्टेप जो होता है वो आपका क्या होता है, एड्जॉर्प्शन होता है। फिर लिखा है इम्बाइबेशन इज ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन एंड डिफ्यूजन इन विच वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इम्बाइबेशन आपका बढ़ेगा, जैसे कि डिफ्यूजन है उसी तरह से आपका ये भी होता है। नेक्स्ट है कि सॉल्वेंट ऑल्सो मैटर इन द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन, ये भी डिपेंड करता है कि किस सॉल्वेंट का इम्बाइबेशन हो रहा है, क्या है सॉल्वेंट आपका। नेक्स्ट है पेट्रोल शो इम्बाइबेशन विद रबर, ये आपका एक एग्जाम्पल था जो केमिस्ट्री की बुक में दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है, पूछ लेते हैं इसको कभी कभी, इंपॉर्टेंट सा है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर, तो ये इम्बाइबेशन का एग्जांपल है। स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन केप्ट इन वाटर, ये इम्बाइबेशन का एग्जांपल है। क्रैकिंग ऑफ सॉइल सरफेस इन रेनी सीजन ड्यू टू द जर्मिनेशन ऑफ सीड, ये भी आपका किस वजह से होता है, क्योंकि सीडलिंग्स तोड़ के बाहर आती है, इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है तो इसलिए क्रैक हो जाता है आपका फर्श। फिर आपका यहाँ पर वाटर के कुछ सवाल हैं जो कि डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। वाटर के खूब सारे सवाल आते हैं इसमें से भी, इस तरह का सवाल पेपर में भी इस बार आया था, ठीक है ना। तो वाटर देखो यार तीन कुछ तरह का होता है, एक तो पानी जो बह जाता है वो एक ग्रेविटेशन पे चला जाता है, एक आयनिक वाटर होता है, एक कैपिलरी वाटर होता है, एक ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। तो भैया जो आपका कैपिलरी वाटर होता है ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो प्लांट जो मिट्टी में छोटी छोटी माइसेली होती हैं मिट्टी की, तो वो आपकी वाटर को कैरी करके रखती है, पकड़ के रखती हैं, वही वाटर जो है प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ये वाला सवाल भी कई बार आपके पेपर में आता है, और ये सवाल इस बार आया था आपका होलार्ड इकार्ड क्रेशार्ड वाला। देखो टोटल वाटर को अपन कहते हैं होलार्ड, उसमें से जो कैपिलरी वाटर है वो आपका क्रेशार्ड है, एक इकार्ड है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते, तो प्लांट आपके क्रेसार्ड को एब्जॉर्ब करते हैं, ये सवाल है, बस इसी को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। टोटल वाटर किसे कहते हैं, होलार्ड को कहते हैं। क्रेसार्ड वो है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, दैट इज कैपिलरी वाटर, और इकार्ड जो है वो आपका रेस्ट ऑफ वाटर है जो कि आपका बाहर चला जाता है। तो बच्चों ने इस बार इकार्ड चुन लिया था शायद से, आंसर शायद क्रेसार्ड था, तो ये सवाल आपके पेपर में आया था, ठीक है ना। तो ये आज के छोटे छोटे 2 टॉपिक थे जो कि हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट है हमारा, पढ़ेंगे हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर किस तरह से होता है वो हम समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट दूसरी वीडियो में। तो ये आपका फिर टॉपिक जो है जितने भी कवर हो जाएंगे। स्टोमेटल ओपनिंग हाँ हमें पढ़नी है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, स्टोमेटल ओपनिंग कैसे होती है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन, पुल कैसे लगता है, ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ, ठीक है ना, देखते रहना, और बाकी पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। टेक केयर।